हम लोग बोल के लाए थे या बता के आए थे कि भैया 12% मिलेगा, लोग तो 15 की भी कैलकुलेशन दिखा देते हैं, बट वो नहीं मिला पहले 5 साल, तो उनको लगता है ये तो स्कैम हो गया। जापान का चार्ट है ऐसा, किसी कंट्री का चार्ट नहीं है, वर्टिकल लाइन ऐसा ऊपर। अभी सितंबर 2024 में 26,200 था तो सब बोलते अमृत काल आएगा। अभी 18 महीने कुछ रिटर्न नहीं बना तो बोल रहे तुम्हारे पास तो एआई भी नहीं है, तुम्हारे तो तेल भी नहीं है। सो रिटर्न्स बैक एंडेड आते हैं कभी कभी, उसका मतलब ये नहीं कि रिटर्न्स नहीं आएंगे। देखिए क्या होता है, तेजी में सबको सब पे भरोसा होता है। मैंने देखा है कि लोगों का मार्केट में दो ही मूड होता है, एक मूड होता है कि अपुनिज भगवान है, दूसरा मूड होता है कि सब मिले हुए हैं। तो सो आज हम कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं वापस से आशीष सर के साथ। ये मेरे गुरु भी है, 2016 से मैं सर से कनेक्टेड हूँ, आप सभी को पता है ये बात। सर रेगुलरली चैनल पे आते हैं एंड एज ऑलवेज हम लोग सब चीज़ों में बात करेंगे जो आप सुनना चाहते हो, बट एक वर्ड में, मतलब आप चाहते हो ना कि एक लाइन में बता दो भैया कंक्लूजन क्या है। हम बात करेंगे वेल्थ क्रिएशन पे, और वो वेल्थ क्रिएशन पे जो आज के दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है करंट मार्केट के सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए। आशीष सर वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। फाइनली हम फिजिकल कर रहे हैं, लास्ट हमारा ऑनलाइन हुआ था, ऑनलाइन ऑल्दो बहुत लिमिटेड पब्लिक के लिए वो हमने पब्लिश किया था, बट फाइनली हम फिजिकल कर रहे हैं। सर कैसे हो सर? बढ़िया, थैंक यू। अमेजिंग। तो सर सबसे पहला सवाल ही आता है कि एसआईपी के अराउंड अभी बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है। ऐसा लग रहा है कि 1-1.5 साल 2 साल हो गए एसआईपी में रिटर्न्स नहीं है। अगर यही 5 साल हो गया तो फिर क्या करेंगे? और 10 साल हो गया तो जापान जैसा हाल? नहीं सो सी एक्चुअली है ना, जापान वाला क्वेश्चन पहले भी आया था, तो लेट्स कैच दैट थ्रेड, बिकॉज आपके क्वेश्चन में तो 2-3 क्वेश्चन है, लेकिन जापान वाला पहले पिक करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि मैं जापान का जब भी बात आती है ना, तो लोग 1989 के बाद का चार्ट दिखाते हैं। तो 2 चीज़ ध्यान में रखने का है। सबसे पहला कि भाई जापान का कभी है ना, कभी फुर्सत मिले तो 1950 से 1989 का भी देख लेना चाहिए। तो 1950s, लेट 50s या मिड 50s से लेके लेट 80s जापान का चार्ट है ऐसा, किसी कंट्री का चार्ट नहीं है, वर्टिकल लाइन ऐसा ऊपर। इट्स अ वर्टिकल लाइन गोइंग अप फॉर 40 years। ये तो मैंने भी नहीं देखा। हाँ तो देखना कभी। तो वहाँ पे जो अति हुई ना, वो भी देख लेना। मतलब हमारे ऐसे कोई अति नहीं हुई है। हाँ, हम लोग तो मतलब धक्के खाते खाते 13-14% कंपाउंडेड पे आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई वर्टिकल लाइन नहीं है। करेक्ट। सेकेंड थिंग इज़ कि भाई 89 के बाद बात सही है कि अति हो गई वहाँ पे। रियल एस्टेट में बहुत पैसा लग गया, बैंकों का पैसा रियल एस्टेट में फंस गया, बैंकें काफ़ी बर्बाद हो गई, वो सारी चीज़ें हुई, राइट। लेकिन जापान में उसके बाद से ब्याज दर 0 है, इन्फ्लेशन 0.25 है, तो भाई स्टॉक मार्केट कितना रिटर्न देगा? 2-3% ही देगा ना। समझो हमारे यहाँ पे ब्याज दर 6% है, इन्फ्लेशन 4-5% है, तो इक्विटी 12% देता है, राइट। गवर्नमेंट खुद बोरो कर रही है 6% पे, करेक्ट। तो गवर्नमेंट 6-7% पे बोरो कर रही है। इंडिया का इक्विटी रिस्क प्रीमियम 4-5% है, इंडिया का इन्फ्लेशन 5 से 6% है, तो इक्विटी का रिटर्न 12% है। तो जहाँ का इंटरेस्ट रेट 0 है और इन्फ्लेशन 0 है, उधर इक्विटी कितना रिटर्न देगी? 2-3% देगी ना, थोड़ी उधर 12% देगी। तो ये सब चीज़ें भी देखना ज़रूरी है। हर बार जब भी कुछ खराब होता है लोग बोलते हैं जापान हो जाएगा। अरे भाई ऐसे नहीं होता है, दैट वी शुड कीप इन माइंड। सेकेंड थिंग जो आपने एसआईपी का बोला, तो 5 साल तक, मतलब आप बोल रहे हो कि लोग पैसा लगाते जाएंगे 5 साल तक कुछ नहीं होएगा तो क्या है? ऐसा नहीं होता ना। सी, बिकॉज ऐसा नहीं है ना कि भाई इंडिया में कुछ हो ही नहीं रहा है। ये तो क्या है, लोगों का मूड स्विंग होता है। अभी सितंबर 2024 में 26,200 था तो सब बोलते अमृत काल आएगा। अभी 18 महीने कुछ रिटर्न नहीं बना तो बोल रहे तुम्हारे पास तो एआई भी नहीं है, तुम्हारे तो तेल भी नहीं है, तुम तो गोल्ड भी इंपोर्ट कर रहे हो, तुम्हारा तो सब खराब है। अरे भाई, सब होने के बाद भी 6.5% जीडीपी ग्रो हो रही है ना। जितना हम चाहते हैं उतना नहीं, लेकिन कंपनियों का 9-10% अर्निंग ग्रोथ, 12% अर्निंग ग्रोथ डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक एंड सेक्टर आ रहा है ना। तो 18 महीने से आप फ्लैट लाइन हो रहे हो, फिर मार्च में 12% डाउन हो गया। कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट्स थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस हुआ, करेंसी भी गिर गई। तो भाई एट सम लेवल इट ऑटोमेटिकली बिकम्स रिलेटिवली चीपर ना कहीं पे। समझो बिल्डिंग खड़ी है, हाँ, कोई सौदा नहीं हुआ, आपको लगता है बिल्डिंग का दाम गिर गया, 6 महीने बाद आप जाके पता करोगे कि बोलते नहीं, जो लोग भाड़ा दे रहे थे वो तो दे रहे अभी भी, कुछ कम कुछ ज़्यादा, लेकिन भाड़ा तो आ रहा है, बिल्डिंग तो फुल्ली ऑक्यूपाइड है, तो कितना गिरेगा दाम, क्यों गिरेगा? सो सेम लॉजिक है, जब तक इकोनॉमिक ग्रोथ है, जब तक अर्निंग्स है, तब तो थोड़ी वो नीचे नीचे आते जाएगा, थोड़ी उसका वैल्यू गिरते जाएगा। एट सम पॉइंट इन टाइम इट विल बिकम वेरी अट्रैक्टिव, विल बिकम वेरी चीप। एंड लास्ट थिंग अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, मतलब यूएस का 15 साल का रिटर्न 15% कंपाउंडेड है डॉलर में, तो इमर्जिंग मार्केट में पैसा नहीं लग रहा था। इनफैक्ट इंडिया में तो रिलेटिवली काफ़ी पैसा लगा है। हमारा प्रॉब्लम खाली केवल एआई की रैली हुई तब हमारा प्रॉब्लम हुआ।
लेकिन वो क्या अनएंडिंग रैली थोड़ी है, यूएस में थोड़ी अनएंडिंग तेजी होती है। इनफैक्ट आने वाले थोड़े समय में लोगों को ऐसा लगता है कि, मुझे भी ऐसा लगता है कि यूएस की आर्थिक व्यवस्था वीक हो रही है, यूएस की मार्केट की जो रैली है वो वीक हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये सब जब सेटल होएगा तो इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा आएगा, इंडिया में पैसा आएगा, एट सम लेवल मार्केट बिकम्स अट्रैक्टिव। तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि 5 साल बस ऐसे ही। एंड आई विल गिव वन मोर डेटा पॉइंट। अगर किसी को, आपके सब ये यंग फॉलोअर्स है, समझो किसी को 10 साल का SIP किया है, किसी ने लॉन्ग टर्म अपना गोल है या जो भी किया है, तो भाई ये तो स्टैटिस्टिकली प्रोवन है ना कि जब आप 10 साल का SIP करते हैं और पहले 4-5 साल अगर आपको रिटर्न नहीं आया, तो रिटर्न क्यों नहीं आएगा? क्योंकि NAV नहीं बढ़ा। तो मैथ्स है ना, NAV नहीं बढ़ेगा तो नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा आएंगे आपको। तो 10 साल की आपकी जर्नी में पहले 4-5 साल अगर रिटर्न नहीं बनेगा तो बाद के 4-5 साल आपका बहुत फ़ायदा होएगा। और 10 साल की जर्नी में अगर पहले 5 साल में बहुत रिटर्न बन गया, मतलब आपको यूनिट्स कम मिले, तो आगे जाके कम हो जाएगा वो। ये तो हमारा काफ़ी लिटरेचर है वाइट ओक का, आपको दिखाऊंगा मैं। वो लिटरेचर क्या दिखाता है कि स्लो स्टार्ट इज़ अ गुड स्टार्ट। सर लेकिन आप ही ये भी बोलते हो कि इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिटर्न्स। अगर स्टार्टिंग में रिटर्न्स नहीं आते ना तो इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस खराब होता है। वो देखता है ले भाई दूसरा फंड मैनेजर, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरा आदमी, वो कोई भी कुछ समझा दे कि देख भाई तूने कोरिया में किया होता, जापान में क्या होता, मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान में किया होता, वहाँ पे भी रिटर्न्स आ गए, तुम्हारे नहीं आए, मैं होता तो मैं इधर करवा देता। तो वो इधर उधर भागने की तरफ जाता है बिकॉज उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं गया। हम लोग बोल के लाए थे या बता के आए थे कि भैया 12% मिलेगा, लोग तो 15 की भी कैलकुलेशन दिखा देते हैं, बट वो नहीं मिला पहले 5 साल, तो उनको लगता है ये तो स्कैम हो गया। नहीं, लेकिन सी इसमें है ना, जैसे क्लीशे है, इसको बोलते हैं कि भाई रिटर्न्स कैन बी डिलेड, दे कैन नॉट बी डिनाइड। क्यों? क्योंकि अंडरलाइंग इकोनॉमिक ग्रोथ है और अंडरलाइंग अर्निंग ग्रोथ है। कम ज़्यादा है, कब तेजी कब मंदी, उसकी बहस कर सकते हैं, करेक्ट। सो रिटर्न्स बैक एंडेड आते हैं कभी कभी, उसका मतलब ये नहीं कि रिटर्न्स नहीं आएंगे। और मैं आपको यही बता रहा कि जो लोग SIP करते हैं उन लोगों के लिए अगर शुरुआती तौर पे बहुत रिटर्न आ जाएगा तो उन लोगों को यूनिट्स कम मिलेंगे। इसका मतलब, और ये तो प्रॉपर डेटा है हमारे पास। अगर एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने 10 साल के लिए SIP किया, मैंने 10 साल के लिए SIP किया, 5 साल के अंत में एक रिव्यू करते हैं। 5 साल के अंत में समझो कि आप बहुत खुश हो, आप बोले यार क्या रिटर्न बना है मेरा, और 5 साल के अंत में मेरे को समझो रिटर्न ही नहीं मिला, तो 5 साल के अंत में मैं बहुत दुखी हूँ और आप बहुत खुश हो। लेकिन हम बोले नहीं 10 साल करेंगे, ऐसा प्रॉमिस किया था, तो लेट्स कंटिन्यू फॉर 10 ईयर्स। फिर अपन चले जाते हैं, 10 साल के बाद आते हैं। अब मेरे को बताओ 10 साल के बाद जब वो SIP का हिसाब होएगा, आप खुश होगे कि मैं खुश होऊंगा? आप खुश होगे ना सर। मैं ही खुश होऊंगा ना। क्यों? क्योंकि पहले 5 साल में मैंने खाली यूनिट्स एक्यूमुलेट किया है, और फिर अगर मार्केट ऊपर गया तो आई विल गेट द अप्रिसिएशन ऑन लार्जर नंबर ऑफ यूनिट्स। और आपका पहले 5 साल में बढ़िया रिटर्न आया, इसका मतलब कि आपके NAV ऊपर चलने लगी, मतलब आपको यूनिट्स कम मिला। मतलब बाद में जब मार्केट चलेगा तो आपको रिटर्न कम यूनिट्स में मिलेगा। So in first 5 years, if you have very high return, then in the 10 years, your average will be lesser. In first 5 years, I got very less return. If I continue for 10 years, at the end of 10 years, my average will be higher. तो हम लोग ने तो इस पर काफ़ी लिटरेचर किया है कि भाई स्लो स्टार्ट इज़ अ गुड स्टार्ट, करेक्ट। तो बने रहेंगे तो पैसा बनता है। और जितना पिछले 18 महीने में रिटर्न नहीं आया है, समझो, और 6 महीना नहीं आया है, जितना अभी कम आएगा उतना आगे जाके एवरेज ज़्यादा आएगा। अगर ये सब हिसाब नहीं समझता है तो एक पेंडुलम को याद रखो। जैसे यू आर मच यंगर देन मी, आपके सब लिसनर्स वहाँ से बहुत छोटे हैं, तो आपने वो वॉल क्लॉक और पेंडुलम तो देखा नहीं होगा कभी। उसको इधर से उधर घूमता है, हाँ, पेंडुलम होता है, राइट। आपको मालूम है जब एक क्लॉक में आप पेंडुलम देखते हैं, आप उसको ध्यान से देखें ना तो समझो लेफ्ट की तरफ स्विंग कर रहा है। जब वो स्विंग करता है ना आपको लगता है अभी रुकेगा, लेकिन जितना आप सोचते हैं वहाँ रुकता नहीं है, वो और आगे जाता है। तो आपको लगता है अरे तो और ख़राब हो गया, और आगे चला गया, तो और आगे जाता है। लेकिन उसके 2-3 रूल है पता है पेंडुलम में, उसका जो स्विंग होता है उसमें जितना दूर लेफ्ट में जाएगा ना उतना जोर से फिर राइट में जाएगा, जितना जोर से राइट में जाएगा ना उतना ही लेफ्ट में जाएगा, लेकिन राइट से लेफ्ट में जाने के पहले सेंटर की तरफ आएगा। जब सेंटर पे आएगा ना, सेंटर पे रुकेगा नहीं, फिर से लेफ्ट में जाएगा। बट वो यू शुड नेवर फॉरगेट कि जितना लेफ्ट में गया है उतना ही राइट में स्विंग होएगा। सो मार्केट जितने समय तक आपको रिटर्न्स डिनाई करेगा उतना सस्ता हो चलेगा,
और आगे जाकर उतना ही जोर से आपका रिटर्न आएगा, इसलिए मैंने पेंडुलम का एग्जांपल दिया आपको। सर कोई ऐसा कोई बिलीव आपका माइंडसेट का पॉइंटर या कोई ऐसा आपका थॉट प्रोसेस जो पिछले 3-4 डेकेड्स में चेंज हुआ है? आपने जैसे जैसे इन्वेस्टिंग में आप आगे बढ़े हो, पहले आप मोतीलाल ओसवाल में भी काम करते थे, अब आप व्हाइट ओक में काम कर रहे हो, आपने वहाँ पे भी काफ़ी फंड्स को ओवरलुक किया है, कंप्लीट एएमसी को ओवरलुक किया है, यहाँ पे आप एएमसी को ओवरलुक कर रहे हो, उससे पहले आप आईसीआईसीआई में भी थे, काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा ये चीज़। करेक्ट। बट इसमें आपने कुछ शिफ्ट देखा है इन्वेस्टर के बिहेवियर में अक्रॉस दी टाइमलाइन? आई थिंक दैट सी, जब हम लोग स्टार्ट किए ना, जब मेरे को 26 ईयर्स हो गए, तो पहले नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो थे, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स भी कम थे। और सीधी बात है ना कि इंडिया का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 92 में हुआ, फिर वो जो भी हर्षद मेहता स्कैम हुआ, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस खराब हुआ, और अभी हम जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, तभी इंडिया ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया तो हमारे पे सैंक्शन लग गया। हाँ, फिर 1998 में रशियन डेट क्राइसिस, एशियन करेंसी क्राइसिस, ये अभी जो हम जियोपॉलिटिक्स बोल रहे हैं, कारगिल वॉर हो गया। तो भाई अभी जो हम लोग कॉन्कॉक्शन देख रहे हैं ना, जियोपॉलिटिक्स विद इकोनॉमिक क्राइसिस विथ हाई ऑयल प्राइसेस, भाई ये पहली बार नहीं हो रहा है, मैं 26 साल में 4 बार देखा है। सो ये सब चीज़ें हुई है, लेकिन जब हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया ना, तो हिस्ट्री नहीं था ना। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ 92 में, उसके बाद तो एफआईआईज और प्राइवेट सेक्टर बना, तो हम 1999 में करियर स्टार्ट किए, तो हिस्ट्री नहीं था, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स ही नहीं थे, ये डेमोग्राफी और ये डिजिटाइजेशन नहीं था, और ये मार्केट और ये रेगुलेशन ही नहीं था। अब क्या चेंज हुआ है ऑन योर क्वेश्चन, अब हम आ गए जहाँ पे 6 करोड़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, 12 से 14 करोड़ यूनिक स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड तक अपना कॉन्वर्सेशन सीमित रखें, तो आप मेरे को बताओ 6 करोड़ में से 1 करोड़ लोग ऐसा है, क्योंकि मेरे को मालूम है 2012 में ये 79 to 80 लाख था, ओके। तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं अभी जिन्होंने 2 साइकिल देख लिया, कम से कम 75 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने 3 साइकिल देख लिया, मतलब कि भाई लेमन क्राइसिस भी देख लिया, कोविड भी देख लिया, ये भी देख लिया, 2013 भी देख लिया, ट्रम्प साहब को देख लिया, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, रेरा, कोविड, सब देख लिया। So there are 1 crore people who have seen at least 2 or more market cycles. There are at least couple of crore people who have seen more than 1 market cycle, कि भाई 2017-18 से आए, और 2-3 करोड़ लोग ज़रूर ऐसे होंगे कि भाई 2020 से जुड़े हैं। तो एट एनी पॉइंट इन टाइम, जैसे लोग बोलते हैं ना, आश्चर्य दिखाते हैं ना, अरे मार्केट मार्च में गिरा फिर भी पैसा लगा रहे हैं लोग, अभी भी लोग अपना SIP को कमिटेड है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वी आर नॉट इन 2008 और 2000। देर इज़ इनफ मटीरियल नंबर ऑफ पीपल हु अंडरस्टैंड कि भाई ये ऐसे ही चलता है। देर इज़ इनफ मटीरियल नंबर ऑफ पीपल हु हैव नाउ सीन 1 or 2 or 3 मार्केट साइकिल्स, करेक्ट? सो दैट एक्चुअली चेंजेस दी सस्टेनेबिलिटी और दी बिहेवियर, क्योंकि सब नौसिखिए हैं तो उतना प्रॉब्लम है ना। लेकिन 6 करोड़ में से 2-3 करोड़ ऐसा है जिसने 2-3 मार्केट साइकिल देख लिया है, तो देर इज़ अ डिफरेंस। सर लेकिन एट द सेम टाइम ये आ रहा है ना कि SIP रिकॉर्ड हाई पे है, और कॉन्ट्रा कॉल ये हो रहा है कि यार SIP वालों को ही बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इस बार माल चिपकाया जा रहा है FIs की तरफ से। और बहुत सारे लोग ये बेट ले रहे हैं कि यार इंडिया पे हम लोग शॉर्ट है, या इंडिया हमें नहीं समझ आ रहा है, या फिर हमें लग रहा है कि ये SIPs बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुकी है। कॉन्ट्रा बैठे कि भाई ये SIPs वाले अब थोड़ा सा परेशान होने चाहिए 2-5-10 साल। नहीं, सो देर आर, सी, दैट्स नॉट अ कॉन्ट्रा बेट, दैट इज़ विशफुल थिंकिंग। देर आर 2-3 रीजन्स फॉर दिस। फर्स्ट, आप ये समझो, बाय द वे, क्योंकि बिकॉज आई हैव द एडवांटेज ऑफ बीइंग अराउंड फॉर स्लाइटली लॉन्गर, आपको मालूम है 5-7 साल पहले, 10 साल पहले क्या सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और इंडिया के इन्वेस्टर्स का? ये क्रिटिसिज्म होता था कि इंडिया का मार्केट तो पूरा FII पे चलता है, रोज़ सुबह उठ के लोग देखते हैं FII का पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, राइट? और ऐसा बोल रहा था कि इंडिया का डोमेस्टिक इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड तो ये सब तो इनकॉन्सिक्वेंट, इनरेलेवेंट है, छोटा है, मतलब ये लोगों का कुछ योगदान नहीं है इसमें, मटेरियल कुछ है नहीं इसमें। और ऐसा भी बोला जाता था कि भाई समझो सबसे दिग्गज बैंक है HDFC, तो 74% FII होल्डिंग होता था। तो ऐसा भी मैंने एक्चुअली ऐसा सुना है कि भाई इसके जो कर्मचारी है और जो ग्राहक है वो तो सब इंडियन लोग हैं, लेकिन शेयर होल्डर सब न्यूयॉर्क, सिंगापुर, लंदन में है। हाँ, तो क्या फ़ायदा है ये सब करने का? मतलब इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, पैसा तो बाहर वाले का बन रहा है। तो भाई वहाँ से हम उल्टा आ गए कि सारा माल हमारे पास क्यों है, ये लोग क्यों नहीं ले रहे? तो भाई डिसाइड कर लो चाहते क्या हो। ऐसा नहीं होता है, राइट? सो एक्चुअली इट हैज़ बिकम ऑपोजिट नाउ। पहले एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट चीज़ क्रिटिसिज्म होता था, और अभी प्रेज करने के बजाय क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि तुम क्यों माल ले रहे हो। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि भाई ऐसा कोई स्कीम नहीं बना रहा है कि एक काम करो ये सब इनको दे दो, करेक्ट? ऐसा कोई FII इज़ नॉट 1 person. फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर इंडिया डेडिकेटेड इन्वेस्टर्स,
विच आर FIs इन्वेस्टिंग इन इंडिया, और दूसरा देर आर ग्लोबल इक्विटी फंड्स, ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स फंड्स, सोवरेन फंड्स, एंडाउमेंट्स, पेंशन फंड्स, इंडेक्स फंड्स, MSCI इंडेक्स वगैरह सब हो गया। तो भाई ये लोग अपना कुछ प्रतिशत पैसा इंडिया में लगाते हैं, और थोड़े समय पहले तक 80-90% पैसा जो इंडिया में आता था ना, वो एक ग्लोबल इक्विटी, ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट, इसके ज़रिए आता था। पिछले 1 साल को छोड़ के जनरली स्पीकिंग इंडिया का वेटेज कंटिन्यूसली बढ़ा है, और FIIs का पैसा कंटिन्यूसली इंडिया में लगा है। कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स, इंडिया हैज़ बीन द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ कंसिस्टेंट FII फ्लोज। 15 साल में 2 बार ऐसा हुआ है, 2022 में 22 बिलियन निकला, और 2025 में 18 बिलियन निकला। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द ईयर्स अपना फ्लो पॉजिटिव है। दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले हमको बेटर पैसा आया है। और पिछले 2-3 साल में तो हमने देखा है कि भाई इमर्जिंग मार्केट्स और ये सब को छोड़ के इंडिया डेडिकेटेड, डेलिबरेटली कमिंग टू इंडिया, वो फ्लो एक्चुअली इंक्रीज हुआ है। तो 2025 का 1 साल कहीं AI रैली हुई, हमारी कुछ ग्रोथ स्लिप हुई, और 1 साल हमारा ख़राब हो गया, उसका मतलब ये नहीं कि लोग ने हमारे खिलाफ गैंग अप कर लिया और बोल दिया कि भाई चलो ये सब, इट डजंट वर्क दैट वे। द वर्ल्ड वर्क्स ऑन रिलेटिव वैल्यू। हाँ, इंटरेस्टिंग। तो सपोज करते हुए आज अपना पोर्टफोलियो बना रहा है, पहले हम SIP वाले की बात करते हैं, जो SIP बिल्ड करना चाह रहा है, चाहे वो 10,000 की SIP बिल्ड करना चाह रहा है, और वो 7 साल 5 साल से ऊपर का टाइम विजन रखता है। क्या एलोकेशन होना चाहिए स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप में? ज़्यादा अगर कोई 8-10 साल करने वाला है तो अपने को ये चर्चा में नहीं पड़ना चाहिए कि स्मॉल कैप विल आउट परफॉर्म लार्ज कैप। ऐसा मैं कभी पुश नहीं करता हूँ, बट ओवरवेट स्मॉल एंड मिड कैप ही होना चाहिए, क्योंकि अल्फा वहाँ पे जनरेट होता है। देखिए क्या होता है, लार्ज कैप में अल्फा जनरेट करना और लार्ज कैप का रिटर्न, तो 2-3 चीज़ आप ध्यान रखो। लार्ज कैप इंडेक्स में स्टील, मेटल, एनर्जी, यूटिलिटीज़, बड़े PSU बैंक्स, बड़े IT कंपनीज़, बड़े कंज्यूमर कंपनीज़। तो पहले तो ग्रोथ रेट क्या है। दूसरी चीज़, अल्फ़ा जनरेट करने के लिए हमको हेट्रोजेनाइटी चाहिए ना। मतलब अगर आप स्टील की बात करते हैं, एनर्जी, यूटिलिटीज़ की बात करते हैं, तो ये सब एक साथ चलता है। ऑयल मार्केटिंग, सब चलते हैं तो सब चलते हैं, नहीं चलता है तो नहीं चलता है। तो स्टॉक पिकिंग के लिए अपॉर्चुनिटी कम है, और मैक्रो रोटेशन, सेक्टर कॉल, ये सब ज़्यादा होता है उसमें। बट रियल स्टॉक पिकिंग का अल्फ़ा तो स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप में आता है। तो हमको क्या लगता है कि भाई ऐसे कोई 7-8-10 साल का करने वाला है, तो उसका आधे से ज़्यादा पैसा स्मॉल एंड मिड कैप में होना चाहिए। और उसका बेस्ट तरीका है मल्टी कैप फंड में करो ना। हम लोग तो मल्टी कैप फंड में 70% स्मॉल एंड मिड कैप ही करते हैं। सो आई थिंक एटलीस्ट हाफ और मोर हैज़ टू बी इन स्मॉल एंड मिड कैप इफ़ यू आर गोइंग टू डू SIP फॉर नेक्स्ट 10 years। और अल्टीमेटली अभी आप देखो, पिछले 1 साल 1.5 साल से मार्केट में रिटर्न नहीं बना है, तो वो तो होगा ना यार कि भाई 2024 में ऊपर के लेवल में SIP लगी आपकी, फिर 2025 मई आते आते 22,000 में लगी आपकी SIP, फिर से 26,000 हो गया इंडेक्स, फिर से 22,000। सो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ एवरेजिंग। अपन 18-20 महीने में कंक्लूड नहीं कर सकते कि भाई ये SIP मेरी यूजलेस और इसका कुछ नहीं होने वाला है। वो तो ऊपर नीचे हो रहा है, एवरेज हो रहा है ना, और नीचे के लेवल में लोगे तो फ़ायदा होने वाला है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। तो सर मेरे को याद आता है, आपने एक हमारी कन्वर्सेशन में कहा था कि यू आर 100% इन्वेस्टेड इन इक्विटी। इज इट स्टिल वैलिड, या फिर अब डेट आ गया थोड़ा? नहीं, मैं आई नेवर इन्वेस्ट इन डेट। बेसिकली मेरे को ऐसा, आपने वो रियल एस्टेट लिया था, वो बताया था, उसके अलावा बाकी इक्विटी अभी भी वो, इनफैक्ट इन द लास्ट फ्यू मंथ्स रियल एस्टेट हैज गॉन डाउन, इक्विटी हैज गॉन अप। दैट इज द रियलिटी फॉर मी, करेक्ट। सो मतलब देखिए क्या है कि फिक्स्ड इनकम में मुझे ऐसा लगता है कि जिसको इक्विटी की वॉलेटिलिटी से प्रॉब्लम है, मतलब इक्विटी बहुत वॉलेटाइल हो जाता है, रात की नींद उड़ जाती है, 1.5-2 साल रिटर्न नहीं बनेगा तो परेशान हो जाते हैं, कन्विक्शन लूज़ हो जाता है। तो जिन लोगों को इक्विटी से, वॉलेटिलिटी से घबराहट होती है, जिन लोगों को आने वाले 6 महीने 12 महीने में पैसे की ज़रूरत है तो इक्विटी में नहीं डाल सकते, उनको ज़रूर डेट में डालना चाहिए। पर्सनली आई डोंट इन्वेस्ट इन डेट बिकॉज मेरे को लगता है कि भाई सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस आएगा, और मेरा ऐसा कोई शॉर्ट टर्म होराइजन भी नहीं है, और मेरे को इक्विटी मार्केट के उतार चढ़ाव से कोई मेरी नींद नहीं उड़ने वाली है। सो फॉर मी इट इज़ नॉट रेलिवेंट। सर तो यहीं अगर किसी को लमसम डालना है अभी, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए 3 साल के माइंडसेट से, और आपका आउटलुक क्या है ट्रम्प को लेके अगले 6 महीने में? सी, तो आई टेल यू फर्स्ट द आउटलुक। मुझे क्या लगता है, इनफैक्ट लास्ट टाइम भी इफ़ यू रिमेंबर व्हेन एवर वी स्पोक आई सेड दैट कि मार्केट, मतलब जो प्रीवियस जैसे आप मुझे मिले थे, हमने फ़ोन पे भी रिकॉर्ड किया था, तो मैंने ज़रूर बोला था कि भाई 2026 में पहले तो मार्केट वीक होएगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मैंने ये नहीं सोच के बोला था कि ये वॉर इतना फ्लेयर अप हो जाएगा। हाँ ज़रूर, इंडिया पाकिस्तान, ईरान और इजराइल, यूक्रेन रशिया, ये सब तो चल ही रहा है पिछले 2-3 साल से। सो जियोपॉलिटिक्स हैज़ बीन अ हॉट टॉपिक।
बट जब हमारी बात हुई थी और मैंने बोला था कि पहले मार्केट ख़राब होएगा, तब हमारा अनुमान ये था कि यूएस की इकोनॉमी, यूएस की जो मार्केट की मूवमेंट है, हमको लगा था कि वो नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई वो तो अभी दिख रहा है, वो तो हो रहा है, लेकिन उसके पहले ये वॉर की वजह से करेक्शन आ गया। तो कुल मिला के आने वाले 3-6 महीने में ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सडनली मार्केट इंप्रूव हो जाएगा। ये कभी 1000 पॉइंट ऊपर, 1000 पॉइंट नीचे। द कंफर्टिंग थिंग इज़ कि पिछले 18-20 महीने से हम सेम लेवल पे हैं, तो मार्केट सस्ता हो चला है धीमे धीमे, करेक्ट। तो कंफर्ट उससे आ रहा है कि मार्केट एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन क्या आने वाले 3-6 महीने में सडनली बस एक नया रैली स्टार्ट हो जाएगा? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आने वाले 3 महीने या 6 महीने जो भी है, ये वॉर तो ख़त्म हो जाएगा, या तो वॉर जो है वो तो स्टेबलाइज हो जाएगा। क्योंकि यू कैन सी मिस्टर ट्रम्प और यूएस कि भाई इकोनॉमिक डैमेज है, पॉलिटिकल डैमेज है, बियॉन्ड द पॉइंट उनको ये सस्टेन करना नहीं है, करेक्ट। यू कैन सी एवरी एफर्ट कि भाई ये सीज़ फायर एक्सटेंड कर दो, निगोसिएशन करो, हर एफर्ट किया जा रहा है इसको यहाँ पे कंटेन करने के लिए। तो वॉर तो कंटेन हो जाएगा, लेकिन वॉर कंटेन होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं पे यूएस की इकोनॉमी, यूएस का स्टॉक मार्केट, इसके ऊपर जो सवालिया निशान उठ रहे हैं वो और गहरे होते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आने वाले 3-6 महीने में तो इसी तरीके की वॉलेटिलिटी रहेगी, टाइम वाइज कंसोलिडेशन होगा। जब यूएस का मार्केट करेक्ट होगा तब हमारे लिए एक बड़ा टर्न आएगा। Because I think for emerging markets to get money and for us to get money, ये जो यूएस का रैली चल रहा है, इसको थोड़ा कूल ऑफ होना हमारे लिए बेटर है, इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली। एंड गिवन दैट वी हैव ऑलरेडी बीन करेक्टिंग, तो यूएस में करेक्शन आने से थोड़ा बहुत हमको वॉलेटिलिटी मिल सकती है, थोड़ा धक्का हमको लग सकता है, लेकिन बड़ा करेक्शन आई डोंट थिंक विल बी देयर। सो आने वाले 3-6 महीने ऐसे पेशेंस रखोगे ना, तो 2028-29 तक यू विल गेट way above average kind of 27-28 या 28-29 सर? 3 years. Let us say now we are in 2026 Mid. तो 3-6 महीना we are in April, समझो मिड में है, 3-6 महीना बोलेंगे तो आउट समझो सितंबर होता है। वहाँ से आप 2 से 3 साल गिनो, यू माइट एक्चुअली in the next 3 to 6 months if you live with the volatility, couple of years from there you are likely to get disproportionately higher or above average performance. That is the important thing. देखिए, all the brownie points are for investing and remaining invested when there are clouds or when there is uncertainty. अगर ये clouds भी नहीं रहेंगे, uncertainty भी नहीं रहेगी, तो भाव भी नहीं रहेगा, करेक्ट। सो दैट इज द थिंग। तो पूरे ब्राउनी पॉइंट्स तो उसी के मिलते हैं ना। और इन्वेस्टमेंट कैसे करें? ₹1,00,000 करना है अभी तो? देखिए, लमसम आई डोंट थिंक, गिवन व्हाट आई हैव सेड, either people should register a SIP or they should do STP over the next 3 months or 6 months, right? तो आप STP कर दो। अगर आप से अभी से लेके सितंबर अगर हम गिनते हैं, समझो 5 महीना है, तो 5 महीना में 15-15 दिन के 10 पीरियड है, तो आप 1 लाख को 10,000 एवरी 15 डेज 10,000 कर। और वही आपके मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप का एलोकेशन सेम रहेगा। आप स्मॉल कैप, मिड कैप में अभी भी ज़्यादा ओवरवेट रखोगे। यस अभी भी। लेकिन अगर वैल्यूएशंस को देख रहे हैं तो लार्ज कैप तो कंपैरेटिवली सस्ते हो गए, पर मिड कैप इतने सस्ते नहीं हुए या स्मॉल कैप नहीं हुए। मिड कैप तो चलो फिर भी हम लोग वापस से नए हाई के आसपास ही पहुंच गए, वो तो कमाल ही कर रहे हैं। क्योंकि आई थिंक अर्निंग सपोर्ट भी रहा है वहाँ पे। देखिए, अर्निंग्स हमको एक और क्वार्टर देखना चाहिए, क्योंकि ये क्वार्टर अभी जो रिजल्ट्स आया है उसमें तो केवल मार्च का जो 1 आध महीना है, और क्या है कि ये सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट और उसका इम्पैक्ट आने में टाइम लगता है। तो आई थिंक अर्निंग्स तो स्मॉल एंड मिड कैप के बेटर है, तो मार्केट में सपोर्ट भी वहीं पे है, आइडिएशन भी वहीं पे हो रहा है। लेकिन फिर भी आई थिंक बिफोर प्रोनाउंसिंग एनी वर्डिक्ट, मैं क्यों STP करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को US मार्केट भी देखना है और मेरे को अपना भी झेलना है। ये जो वॉर का जो सिचुएशन है, ये तो आई डोंट थिंक द वॉर कैन कंटिन्यू, बट उसका ऑलरेडी जो इम्पैक्ट हो चुका है वो तो हमको दिखेगा ना आने वाले 1 क्वार्टर में, और तब तक US में भी जो होना है वो भी हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि भाई 3 to 6 months STP अगर करेंगे तो आने वाले 2-3 साल में मेजर अपसाइड मिल सकता है। इंटरेस्टिंग। कोई सेक्टर 1-2 दिमाग में जो आपके चल रहे हैं? मैं तो आई वॉज अर्ली, मैं पहले आई वॉज अर्ली ऑन इट कि भाई IT शुड बी अ कॉन्ट्रा थीम, राइट। अभी आप देखिए फॉलिंग मार्केट में गिरना बंद हो गया है, राइट। अगर कोई कंपनी का बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं आता है, गाइडेंस बहुत बढ़िया नहीं आता है, फिर भी शेयर का दाम उसका गिरता नहीं है। दोज आर द साइंस कि भाई जो फॉलिंग मार्केट में कम गिरता है, रिकवरी में जनरली हमने देखा है कि वो इट स्टार्ट्स टू आउट परफॉर्म, करेक्ट। दूसरा क्लीशेड है, लेकिन हमेशा अगर आप देखोगे फाइनेंशियल्स, कैपिटल मार्केट्स, बैंकिंग। तीसरा पूरा इंडस्ट्रियल्स, जो अगर आप हमारे पोर्टफोलियोज में देखेंगे बड़ा वेटेज है, दैट इज़ इन इंडस्ट्रियल्स, केपेक्स, मैन्युफैक्चरिंग।
इंटरेस्ट सर, हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में जाए ना, उससे पहले मैं करता हूँ कि अपन एक रैपिड फायर कर लेते हैं, थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाएगा और मुझे भी आइडिया लग जाएगा कि हम कॉन्वर्जेशन में किस तरफ ज़्यादा जा सकते हैं। लेट्स गो सर, आपकी पहली सैलरी 3,000 रुपीज़ पर मंथ। 3,000 रुपीज़ पर मंथ। और आज आपके फंड मैनेजमेंट का साइज में सैलरी तो नहीं पूछ सकता, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, मिल जाएगा ना सर ऑनलाइन? हमारे निवेशक है वो सब जाके चेक कर सकते हैं, मिल जाएगा ना? हमारा तनख्वाह कितना है वो सब पब्लिक है। और फंड मैनेजमेंट साइज सर? म्यूचुअल फंड में अभी हम लोग वी आर 36,500 crores। आपका सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर खुद के लिए क्या रहा है? इक्विटी एंड इक्विटी ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शंस। कोई पर्टिकुलर नाम जो आपको याद है? नहीं, म्यूचुअल फंड्स, वेल्थ क्रिएशन इज म्यूचुअल फंड्स, और क्योंकि हमारा कॉम्पेंसेशन में स्टॉक ऑप्शंस होते हैं तो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, स्टॉक ऑप्शंस। मेक सेंस। और डिस्ट्रॉयर, वेल्थ डिस्ट्रॉयर सबसे बड़ा जो आपको याद हो? मैं 1999 में मेरे एक सीनियर ने बोला था, वो एक आईटी स्टॉक मैंने ले लिया था, अभी वो पता नहीं मर्ज होकर नाम चेंज हो गया, बट तभी वो मैस्कॉट सिस्टम्स नाम का कंपनी था, तो वो मैं किसी को सोचे समझे बिना खरीद लिया, फिर वो पैसा डूब गया। सबसे बड़ी मिस्टेक जो आपने करी है फाइनेंशियली? अभी जो है ना, पता है, पूछे भी ना, मतलब किसी ने, पता ही नहीं, मैं तो स्टूडेंट था, किसी सीनियर ने बोला कि ये स्टॉक लेना चाहिए। पिछले 5-7 साल में कोई मिस्टेक जो ध्यान आ रही हो? 5-7 साल में आई थिंक कुछ इन्वेस्टमेंट्स जल्दी, मतलब समझो कि भाई कुछ प्रॉपर्टी खरीदना है तो कुछ इन्वेस्टमेंट जल्दी बेच दिया और घर ले लिया, प्रॉपर्टी ले लिया, वो आई थिंक टाइमिंग रिलेटेड। इंटरेस्टिंग। बच्चों के लिए कौन से फंड में निवेश कर रहे हो सर? मल्टी कैप होना चाहिए, मल्टी कैप ऑलवेज। नहीं, आप खुद सर अभी कर मल्टी कैप, यस, 100%। अभी आपका प्रेजेंट एलोकेशन, कोई एसेट का आपका क्या एलोकेशन होगा? आई थिंक ओवरऑल अभी इट विल बी 60-65% इक्विटी एंड लिटिल बिट रियल एस्टेट, अदरवाइज नो फिक्स्ड इनकम। गोल्ड हमने दूसरों के लिए फंड लॉन्च किया है, लेकिन हमने खुद ने नहीं लगाया है। नहीं लगाया आपने। नेक्स्ट बिग क्रैश कब आएगा और क्या कारण हो सकता है? बिग करेक्शन में आने वाले 3-6 महीने में, ये अभी हम लोग रिकवर हो गए, आने वाले 3-6 महीने में फिर से करेक्शन आ सकता है। अच्छा, लेकिन क्रैश फोरकास्ट करना डिफिकल्ट है, मुझे पता नहीं है एक्चुअली। इंटरेस्टिंग। सावधान रहें, सतर्क रहें, ऐसा है आने वाले 3-6 महीना, लेकिन क्रैश आएगा ऐसा मतलब आई हैव नो रीजन टू बिलीव दैट। थोड़ा सा इंडिया के ऊपर चलते हैं। मुकेश अंबानी सर वर्सेस अडानी सर, कौन पसंद आता है आपको? कौन सी स्टाइल पसंद आती है? इसी बोथ आर वेरी वेरी अकम्प्लिश्ड, लेकिन पर्सनली अगर आप मुझे पूछे तो अगर मैं कॉर्पोरेट मोटो से जाता हूँ ना, आई थिंक पहले मैंने आपको बोला था कि भाई आई एम वेरी मोटिवेटेड बाय ग्रोथ इज लाइफ। मेरे को बहुत ही इंसाइटफुल लगता है वो, क्योंकि जो लोग कंपनी का डिस्काउंटेड कैश फ्लो करते हैं, मैथमेटिकली जो लोग ओरिएंटेड हैं, DCF करते हैं, उनको भी समझ में आता है कि ग्रोथ इज लाइफ क्यों लिखा है, राइट? क्योंकि आप फ्यूचर प्रोजेक्शन जो करते हो और कैश फ्लोज की ग्रोथ, तो अगर कोई इंसान या अगर कोई कंपनी उसका मोटो ग्रोथ इज लाइफ है तो आई थिंक वो बहुत ही इंस्पिरेशनल है। तो कौन हुए सर वो तो रिलायंस का मोटो है ना भाई। तो बट सर अभी मैं मोटिवेटेड बाय दैट। आई वाज वेटिंग कि आप बोले कि मुकेश अंबानी सर, बट अभी तो नंबर 2 हो गए सर रिचेस्ट में। नहीं, सो दैट इज नॉट माई अबव माई पे ग्रेड टू कमेंट। आई मीन वो तो ठीक है, बिजनेसेस हैं वैसे, राइट? बोथ आर, मतलब इंडिया इज प्राउड ऑफ बोथ ऑफ दीज स्टॉलवर्ड्स, राइट? अमेजिंग। मैं भी अंबानी सर का फैन हूँ, स्पेसिफिकली जब 1-2 बार छोटा मोटा इंटरेक्शन हो गया उसके बाद तो बिग टाइम। अच्छा, नहीं, आई हैव नेवर हैड द अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद दीज स्टॉलवर्ड्स, बट they are the ones who are having the vision, they are driving the country. But crazy. अच्छा सर, अगर आज आपको वापस से व्हाइट ओक कैपिटल स्टार्ट करनी होती है, आपको म्यूचुअल फंड वापस से स्टार्ट करना है, तो कौन सा फंड आप सबसे पहले लॉन्च करते हैं आज के मार्केट को देखते हुए? फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप? हमने किया भी उसी था, फ्लेक्सी कैप स्टार्ट किया था। अभी के माहौल में फ्लेक्सी कैप के बजाय शायद मल्टी कैप करते, बट येस वी वुड डू इक्विटी। सर कोई सबसे बड़ी मिस्टेक जो आज के दिन इन्वेस्टर करेगा या कर रहा है? अपने एडवाइजर में ट्रस्ट खोना। देखिए क्या होता है, तेजी में सबको सब पे भरोसा होता है। मैंने देखा है कि लोगों का मार्केट में 2 ही मूड होता है। एक मूड होता है कि अपनी भगवान है, दूसरा मूड होता है कि सब मिले हुए हैं। हाँ, सो आई थिंक हुएवर यू, इफ अनंत इज योर एडवाइजर, इफ यू ट्रस्ट अनंत इन अ तेजी, इट इज इम्पॉर्टेंट, डबली इम्पॉर्टेंट दैट यू ट्रस्ट अनंत इन अ मंदी। हाँ, क्योंकि तेजी में सबको सबके ऊपर भरोसा होता है, और हम लोग क्या मार्केट्स, जितना मार्केट सिक्लिकल है उतना लोगों का ट्रस्ट सिक्लिकल हो जाता है। आई थिंक दैट इज द रेसिपी फॉर डिजास्टर। इंटरेस्टिंग सर। तो यहाँ पे रैपिड फायर तो क्लोज करते हैं, बट एक और क्वेश्चन आ रहा है नहीं, क्योंकि आप अपना खुद का बोलो ना, आप बोलो या मैं, तेजी होता है या मंदी होता है, मार्केट ऊपर होता है नीचे होता है, आप तो यू आर सेम अनंत ना, यू डू दैट मच ओनली। इनफैक्ट जब मार्केट खराब लगता है आप ज़्यादा हार्डवर्क करते होंगे ना।
सर मेरे को ऐसा लगता है जब मार्केट बढ़ रहा होता है ना, इनएक्टिविटी को भी क्लाइंट या फिर जो इन्वेस्टर होता है कहता है कि कोई बात नहीं यार, इनएक्टिव है, कोई काम होगा। अब जब मार्केट टूट रहा है तो ही वांट्स एक्शन एवरी डे। अब दिक्कत ये कि मैं एक्शन ले भी लूंगा, बट एक्शन लेने में दिक्कत ये है कि वो हमारे पोर्टफोलियो के लिए सही नहीं है। वो आपको दिखेगा कि मैंने बहुत कुछ किया है, बट वो बहुत कुछ करना इज एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग योर वेल्थ, कि मैं आज यहाँ से निकाल के इसमें डाल दिया, उधर से डाल के इधर डाल दिया। समटाइम नॉट डूइंग एनीथिंग इज अ गुड थिंग। और सर मेरे को ऐसा लग रहा है अभी आजकल जो मैं जितनी कॉन्वर्सेशन कर पा रहा हूँ, पहले 5-7 साल या पहले 5-6 साल लो एक्शन होना और उसको मेंटेन कर पाना ही बहुत डिफिकल्ट हो रहा है क्लाइंट्स के लिए, कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपके साथ एक्शन दूंगा, आपको फुल प्रॉफिट बुकिंग, फंड चेंज, ये सब तामझाम सब होगा, बट पहले 6 साल बाद, पहले 6 साल मेरे को छेड़ो मत आप, क्योंकि पहले 6 साल आप अपने बिल्ड कर रहे हो, कुछ तो बिल्ड करोगे, फिर मैं उस पर चेंज करूंगा। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट एक्यूमुलेशन फेज है, यू आर राइट। एक्यूमुलेशन फेज को निकालना, बिकॉज पेशेंस लूज हो रहा है क्योंकि रिटर्न्स नहीं आ रहे, वो डिफिकल्ट हो रहा है। और यही अगर रिटर्न्स आ रहे होते जैसे 2020 से लेकर 2024 तक कोई दिक्कत नहीं थी। पेंडुलम याद रखो और स्प्रिंग याद रखो। जब भी देखिए क्या है कि शेयर का दाम जो है वो गिरता है, उसका मतलब ये नहीं कि कंपनी का ईपीएस गिर रहा है। कंपनी के ईपीएस या निफ्टी का ईपीएस का रेट ऑफ ग्रोथ कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट कैप गिर रहा है, मार्केट कैप चेंज नहीं हो रहा है और ईपीएस में ग्रोथ आ रही है। तो इट इज़ लाइक अ स्प्रिंग बीइंग कंप्रेस्ड। देयर इज़ अ लिमिट टू हाउ मच इट विल गेट कंप्रेस्ड, अल्टीमेटली इट विल रिकॉइल। तो या तो आप ये पेंडुलम वाला समझ लो या तो स्प्रिंग वाला समझ लो। बेसिक पॉइंट यही है कि जितना खराब अभी होएगा और जितना आपको रिटर्न्स अभी डिनाई होएगा, उतना जोर से फ्यूचर में आपको रिटर्न मिलेगा। तो एक अच्छा फंड पे विश्वास कैसे करें या सेलेक्ट कैसे करें? चलो अपन तो इस पे बात करते हैं, लास्ट कन्वर्सेशन इस पे करते हैं कि फंड को सेलेक्ट करके इसको दो क्वेश्चन में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले जेन्युइनली थिंक मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ या आप बहुत सारे लोगों को गाइड करते हैं, तो इसलिए आपको खुश करने के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है। बट रियली इफ़ यू आस्क मी, तरह तरह के फंड्स हैं, अच्छे फंड्स हैं, अच्छे भी बहुत सारे फंड्स हैं। इंपॉर्टेंट एडवाइज़र है, अगर मैं आप किसकी बात आप सुनते हैं, आप फॉलो किसको करते हैं, खास करके ऐसे माहौल में बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो कि आप ये इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे कंज्यूम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में कंज्यूम कर रहे हैं, या आप कहीं पे व्हाट्सएप में किसी ने आपको भेज दिया, करेक्ट? तो उसी मीडियम पे तरह तरह के लोग तरह तरह की चीज़ें बोल रहे हैं। आप सुनते किसका है, भरोसा किस पे करते हो, और ऐसे माहौल में एडवाइज़र कौन है? फंड से ज़्यादा ये माहौल में आपका सलाहकार और आपका लीडर कौन है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका सवाल फंड पे था, लेकिन मैं खुद ही एक फ़ंड चलाता हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि हमारा भी फ़ंड अच्छा है, दूसरा भी फ़ंड अच्छा है, अच्छे फंड्स हैं। ये माहौल में बेस्ट फंड कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अपना इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैलेंस कैसे रखते हो, अपने सलाहकार को किस तरीके से आप फॉलो करते हो या नहीं फॉलो करते हो, या गलत बंदे की उंगली पकड़ लेते हो, राइट? दैट विल मेक ऑल द डिफरेंस। इंटरेस्टिंग। So having a good advisor, having a good mentor, having a leader who you follow and stick to, किसी पे भरोसा करना और उसके फुटस्टेप्स फॉलो करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंड तो बहुत मिल जाएगा। अभी सर सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है ना इन्वेस्टिंग में, उसके ऊपर चलते हैं। दैट इज रीसेंसी बायस, कि यार सिल्वर ने दिया 170%, मेरे को सिल्वर चाहिए, गोल्ड ने दिया 70%, 70 चाहिए, इक्विटी ने नहीं दिया तो मेरे को नहीं देना। और अगर मैं रीसेंसी बायस को अवॉइड कर दूं, या मैंने कसम खा ली कि नहीं भैया मेरे को फोमो में नहीं पड़ना, फिर होता है कि हमारा कोई दोस्त आके बता जाता है कि ले भाई मेरे को तो ये मिला था, फिर हम वापस परेशान हो जाते हैं। तो एक तो रीसेंसी बायस को कैसे हटाया जाए, दूसरा फोमो को कैसे सॉल्व किया जाए। इसीलिए नॉट टू रिपीट, इसीलिए मैंने बोला कि भाई एक अपना नॉर्थ स्टार, लीडर, मेंटोर, एडवाइज़र, जो भी बोलो, उसको पकड़ो, उसको पकड़ के चलो, उस पर भरोसा रखो। आपको गुमराह करने के लिए तो भाई बहुत आ जाएगा ना, करेक्ट? सेकेंड थिंग, डेटा का तो बहुत अनर्थ होता है, क्योंकि हो जाने के बाद दिखा रहे ना भाई। बोलते हैं सिल्वर लेना चाहिए था, तो यार अभी बोल के क्या फ़ायदा, करेक्ट? तो क्या अभी लेना चाहिए गोल्ड सिल्वर? नहीं, सो अभी तो वही बोल रहा हूँ, हो जाने के बाद क्या फ़ायदा, पहले बोलते। अभी हमने 2023 में गोल्ड का फंड, गोल्ड और सिल्वर में डालते हैं मल्टी एसेट वगैरह, 2023 में लॉन्च किया है, तभी तो कोई पैसा दिया नहीं, करेक्ट? तो जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, यू टू शूट वेयर द रैबिट विल बी, शायद मैं आपसे बात किया होगा पहले, यू टू शूट वेयर द रैबिट विल बी, कि भाई अगर आप खरगोश का शिकार, मतलब ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बट अगर आप खरगोश का शिकार करना चाहते हैं तो निशाना वहाँ पे बांधना चाहिए जिस तरफ खरगोश दौड़ेगा। जहाँ पे 2 साल पहले था वहाँ पे गोली मार के क्या फ़ायदा, करेक्ट? सो मार्केट ऑलवेज मूव्स इन साइकिल्स। किसी चीज़ में जब रिटर्न बन जाता है, उसकी रिलेटिवली वैल्यू अप्रिशिएट हो जाती है, फिर दूसरी चीज़ें रिलेटिवली सस्ती लगने लगती हैं।
हम लोग सब स्कूल में थे तो फिजिक्स में भी हमने एक्सपेरिमेंट किया होगा, पता है बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं, उसमें पानी डालो आप, तो एक ट्यूब में आप पानी डालोगे तो सारे ट्यूब्स में उसी लेवल तक पानी पहुंच जाता है। अब उसको फिर से कितना भी हिलाओगे अल्टीमेटली फिर से पानी उसी लेवल पे आ जाएगा। फिर उसमें एक्सपेरिमेंट में लिखते हैं वाटर फाइंड्स इट्स ओन लेवल, करेक्ट। मार्केट भी और एसेट क्लासेस और मार्केट भी ऐसा होता है, कोई एक एसेट का एक तरफा मतलब बस गोल्ड बढ़े ही चले जा रहा है, बढ़े ही चले जा रहा है, बढ़े ही चले जा रहा है, अरे भाई तो फिर तो दूसरा एसेट ऑटोमेटिकली सस्ता लगने लगेगा ना आपको। सो एक तरफा एक एसेट कभी नहीं चलता है, और जो चल जाता है उसके ऊपर पाइल ऑन करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो या तो आप प्रॉपर एसेट एलोकेशन मेंटेन करो कि भाई आपने अप्रोप्रिएटली स्प्रेड किया है कि भाई चलो 50% इक्विटी, 20% गोल्ड है, 30% डेट है, इक्विटी के अंदर इतना इंटरनेशनल, इतना डोमेस्टिक, या तो इससे पहले से एक एलोकेशन करके रखो और उसको मार्केट और वैल्यूएशन चेंज होने से माइनर ट्वीक्स करो, दैट इज कॉल्ड एसेट एलोकेशन प्रोसेस। या तो फिर आप बोलोगे भाई जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मेरे को डे टू डे कोई रिक्वायरमेंट फिलहाल है नहीं और मैं बस अपना पैसा ग्रो करना चाहता हूँ, तो डाल दो पूरा इक्विटी में, राइट। ऐसा कुछ क्लैरिटी होना चाहिए। हर किसी का चीज़ के पीछे हम भागेंगे तो फिर कल कोई बोलेगा उधर एयरपोर्ट बनने वाला है, उधर ज़मीन भी ले लो, फिर कर कोई बोलेगा बिटकॉइन भी ले लो, फिर कर कोई कुछ और बोलेगा कॉपर भी ले लो। अभी सब बोल रहे थे ना कि भाई कॉपर के बार भी बिकने लग गए थे, क्या हुआ फिर? सो आई डोंट थिंक दैट वी शुड गेट डिस्ट्रैक्टेड विद एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच कम्स टू अस। और दुनिया के किसी कोने में कहीं किसी न किसी तरीके से पैसा बन रहा होगा, हर जगह में जाके अपने को पैसा बनाना जरूरी नहीं है, तुम अपना रास्ता पकड़ के चलो यार। इंटरेस्टिंग सर। लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, एक ऐसा क्वेश्चन जो मैंने नहीं पूछा और आप चाहते थे कि वो पूछा जाए और उसका आप आंसर दो, वो आंसर दे दो सर। जो लगता है कि जो हमने मिस किया इस कॉन्वर्सेशन में, एक ऐसा क्वेश्चन जो मैंने नहीं पूछा है और आप चाहते थे कि वो होना चाहिए था क्वेश्चन कॉन्वर्सेशन में, उसका आप आंसर दे दो। हाँ। या कोई एक ऐसी चीज जो अभी तक मिसिंग है इस कॉन्वर्सेशन में। नहीं, आई थिंक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, बट सी मिसिंग नहीं, बट मे बी इफ़ यू गिव मी दी अपॉर्चुनिटी आई विल रिपीट कि भाई जितना रिटर्न्स आपका डिले होएगा, डिनाई नहीं होएगा। आई थिंक दैट इज समथिंग वर्थ रिपीटिंग। सो आपके अभी रिटर्न्स थोड़े से डीले हो रहे हैं, उस पर यूनिट्स एक्यूमुलेशन पे ध्यान दीजिए। अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स है, स्टॉक्स में है तो प्रॉपर्ली अच्छी जगह इंडेक्स फंड या फिर स्टॉक्स आप पिक कीजिए और इस वेल्थ क्रिएशन के प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम दीजिए। गुड थिंग्स ऑलवेज टेक टाइम, जल्दी में तो सिर्फ मैगी बनती है। अच्छा लग रहा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू आशीष सर वंस अगेन फॉर कमिंग एंड गाइडिंग अस, मीन्स अ लॉट टू अस। थैंक यू सो मच आप सभी को ये कंप्लीट कॉन्वर्सेशन देखने के लिए।